नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रवि पारिक जी भोमपुरा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नमाला 1 का तीसरा भाग लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम 1.4, 1.5 का अध्ययन करेंगे। खासकर इसमें 1.4 जो प्रश्नमाला है, जिसका जो NCERT के अंदर जो NCERT का सिलेबस है, इसके अंदर पूर्व में जो बच्चे आज 10वीं 12वीं कर चुके हैं, जिन्होंने NCERT नहीं पढ़ी, तो उन्होंने इस चीज़ का अध्ययन नहीं किया होगा, क्योंकि इसमें एक विशेष चीज़ है, संख्या रेखा के ऊपर दशमलव संख्याओं को देखना। तो ये एक अलग ही तरह की विधि है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। हालांकि बिल्कुल आसान विधि है, जो अच्छी तरह से बच्चों के समझ में आएगी। सबसे पहले हम 1.4 का पहला प्रश्न लेते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा 3.765 को संख्या रेखा पर देखिए। संख्या रेखा पर आज तक हम पूर्णांक संख्याओं को ही देखते आए हैं। हालांकि संख्या रेखा जो मैंने कुछ पहले की वीडियोस के अंदर भी करवाई हुई है, रेखाओं इस संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि संख्या रेखा के ऊपर प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन साधारणतः हम क्या पूर्णांकों को ही संख्या रेखा के ऊपर दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ ये दशमलव संख्या दिखाई दे रही है 3.765, इसको संख्या रेखा के ऊपर उत्तरोत्तर आवर्धन की विधि के द्वारा देखना है कि ये वास्तव में कहाँ पे लाई कर रही है, ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इसको मोटे रूप में देखेंगे कि 3.765, यानी ये संख्या 3 से बड़ी है। तो 4 से तो ये छोटी है, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है। तो ये संख्या 3 और 4 के बीच में कहीं होगी, मध्य में कहीं भी होगी। तो 3 और 4 एक हमने रेखा खींच ली। लगभग आप अगर कॉपी के ऊपर करते हो तो 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच लोगे, फिर इसके 10 भाग कर लो, यानी 9 बीच में लाइन लगा देंगे हम, तो इसके 10 भाग हो जाएंगे। तो ये 3 और 4, इधर 3 लिख देंगे और इधर 4, फिर बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 7, 8, 9 और 3.10। 3.10 का मतलब वापिस क्या बन गया, आगे 4 बन गया। तो यहां से हम इससे किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 3.7 को हमने देख लिया, इसको देख लिया 3.7 को। तो 3.7 ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब ये संख्या देखने पे हमें पता लग रहा है कि 3.7 से थोड़ी सी क्या है, बड़ी है, लेकिन 3.8 से क्या होगी, ये छोटी होगी। तो यहाँ इस तरह से हम सर्किल बना देंगे। एक आप इसको सूक्ष्मदर्शी का रूप दे सकते हो कि हमने इसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा है, यहाँ से नजदीक जाकर। तो ये संख्या हमें दिखाई दे रही है 3.7 और 3.8 के बीच में। अब 3.7 और 8 के बीच में है, तो अब यहाँ सिरे पे लिखेंगे 3.7 और इधर लिखेंगे 3.8। तो ये हो गया 3.7, या इसको मैं बोल सकता हूँ 3.70, 3.70, 3.71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 3.7, 10 यानी 3.8 बन गया ये। तो अब यहां से देखें, इसके अंदर 3.76, तो 3.76 से कुछ ज्यादा है, यानी 3.76 से बड़ी है और 3.76 से छोटी है। इसका मतलब ये संख्या इसके बीच में होगी। 3.76 और 3.77 यहाँ पहुंच गए हम। अब 3.76 को वही सेम ही तरीका है, आप 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लोगे। कोई जरूरी नहीं है 10 की खींचे, हम 20 की भी खींच सकते हैं, फिर 2-2 सेंटीमीटर पे ये टुकड़े लगा लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर की पर्याप्त रहेगी। तो इसी प्रकार ये हो गया 3.76 और यहाँ लिखा 3.77। अब 760, 7 6 1, 3.76 2, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब इसके अंदर 3.76 3, 3.76 4, 3.76 5, ये संख्या जो हमें देखनी है, उसको हमने संख्या रेखा के ऊपर उत्तरोत्तर आवर्धन विधि के द्वारा यहाँ पर देख लिया कि ये जो संख्या है वो यहाँ पर निवास करती है, यानी यहाँ पर स्थित है। तो यही उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा किसी संख्या को संख्या रेखा पर देखने की विधि है। प्रश्नमाला 1.4 के अंदर आपके 2 ही प्रश्न है, एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न है 4.26। क्या है इसके अंदर, 4.26 को
और उसके ऊपर आवृत्ति भी लगी हुई है 4.26, इसके ऊपर आवृत्ति लगी है, इसको देखना है। तो आवृत्ति दशमलव संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 6 के ऊपर आवृत्ति है, यानी 2 6 2 6, ये इस तरह से। तो ज्यादा तो इसको अभी आवृत्ति है, इसका मतलब 2 6 2 6 आवृत्ति चलती रहेगी, तो इसको ये तो है नहीं कि हम लगातार लाइनें खींचते रहे। अधिकांश आपको इसको अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है जिसके ऊपर जितने अक्षरों के ऊपर आवृत्ति है, तो उसको लगभग आप जैसे 2 अंकों के ऊपर है तो 4 अंकों तक आप क्या करोगे, संख्या के रेखा के ऊपर उसको देखोगे। तो 2 6 के ऊपर आवृत्ति थी, तो 2 6 को मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया, तो 4.2626 को हम संख्या रेखा के ऊपर देखें। तो 4.2626 यानी 4 से संख्या बड़ी है और 5 से तो छोटी है, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 और यहाँ लिखेंगे 5, वही 10 भाग करने इसके। तो ये 4.0 यानी तो ये हो गया 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 7, 4.8, 4.9, 4.1 मैंने इसमें मिस कर दिया, 4.2, तो ये आपका 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.0 और ये हो गया 4.1। तो ये क्या हुआ 5, 4.10 यानी 10 बन गया, 4.10 यानी 5। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो गया। अब ये संख्या देखनी है हमें 4.26 यानी 4.2 से तो ये बड़ी है और 4.3 से छोटी है। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखोगे 4.2, 4.20 हो गया ये, 4.2 का मतलब 4.20। आगे पॉइंट के बाद अंक के बाद अगर आप 0 लगाते हो अंत में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया 4.21, 4.22, 4.23, 4.2, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4. देखो 4.2 और 4.3 तो अपने आप 4.3 ही आएगा यहाँ पर, यानी 4.3, 210 यानी 4.3। तो अब 4.26, तो 4.2626 यानी 4.26 से बड़ी है संख्या, तो 4.26 और 4.27 के बीच में होगी। जैसे यहाँ किसमें थी 4.2 और 3 के अंदर, तो ये हम यहाँ लेके आए। अब ये कहाँ मिलेगी 4.26 से बड़ी, तो 27 से छोटी होगी। 26 और 27 के बीच में, तो 4.261 और इधर लिख दोगे सीधे 4.27 है। तो 261, 4.26, 2, 4.26, 3, 4.26, 4, 265, 266, 267, 4.268, 4.269 और 4.262, तो 4.727 बन गया। 4.262, 4.262, तो 262 आ गया। तो 262 से बड़ी है लेकिन 263 से छोटी होगी। तो यानी 4.262 और 4.263 के बीच में, यहां लिखेंगे 4.2620 और 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2627, 4.2628,
4.2629 और ये हो गया 4.2623। संख्या देखनी है हमें 4.2626, 4.2626, 4.2625 और इसके बीच में ये 4.2626 और ये है 4.2627। ये आपके पास 4.2626 में संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम किसी भी दशमलव संख्या को उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा के ऊपर देख सकते हैं। जितने अंक आप दशमलव के बाद में देखोगे उतनी ही आपको लाइनें बनानी पड़ेगी। उस अंतिम लाइन के ऊपर, अंतिम दशमलव संख्या के ऊपर आपको वो दशमलव संख्या उस लाइन के ऊपर हमें मिल जाएगी। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनको प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं में वर्गीकृत करना है। पूर्व के जो दोनों वीडियो हैं 1.1 और 1.2 और 3 का, उसके अंदर मैंने प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है। किसी ने अगर वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनके लिंक मिल जाएंगे। आप पहले वो दोनों वीडियो देखें तो आपको प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं में अंतर पता लग जाएगा, तो आप आसानी से इनको कर सकोगे। देखना है कि ये संख्या प्रीमेय है या अप्रीमेय। तो हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर वो संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, करणी चिन्ह के अंदर वो संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता वो अप्रीमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 है, वो क्या है? अप्रीमेय संख्या है। तो 2 माइनस अंडर रूट 5। तो अप्रीमेय संख्या के अंदर अगर किसी संख्या को हम घटाएंगे या जोड़ेंगे या भाग देंगे तो परिणाम हमेशा क्या आएगा? अप्रीमेय ही आएगा। इसलिए ये संख्या क्या है? अप्रीमेय संख्या है। चूंकि अंडर रूट 5 एक अप्रीमेय संख्या है, अप्रीमेय संख्या है, इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 5 भी एक क्या होगी? अप्रीमेय संख्या होगी। यहां देखो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। पहले इसका सरलीकरण करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 3 प्लस अंडर रूट 23 और ये माइनस अंडर रूट 23, तो अंडर रूट 23 में से तो अंडर रूट 23 लेस ही हो गया। संख्या रिजल्ट में हमें क्या मिली? 3 मिला है। तो 3 तो हमें पता है क्या है? प्रीमेय संख्या। सीधी पूर्णांक संख्या है ये, तो पूर्णांक है। 3/1 इसको लिखा जा सकता है यानी p/q के रूप में। तो ये संख्या क्या होती है? प्रीमेय संख्या होती है। यहाँ देखें तो वही बात है, हालांकि ऊपर भी देख रहे हैं तो अप्रीमेय संख्या है, नीचे भी अप्रीमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 7 ऊपर है, अंडर रूट 7 ही नीचे है, तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2/7। तो ये भी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या, परिमेय। ये भी क्या थी? परिमेय। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें बटे में क्या है? अंडर रूट 2 है। तो अंडर रूट 2 अप्रीमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अप्रीमेय संख्या का भाग देंगे, परिणाम हमेशा अप्रीमेय संख्या आएगा। अतः ये भी संख्या क्या है? अप्रीमेय संख्या। 2 पाई, तो 2 के बारे में तो आपको नॉलेज है, पाई के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो पाई क्या है? 2 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अप्रीमेय संख्या है। तो प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमेशा ही अप्रीमेय रिजल्ट मिलता है। इसलिए क्योंकि पाई अप्रीमेय है, अतः 2 पाई एक अप्रीमेय संख्या है। तो यहाँ पाई की बात आ गई, तो हम पहले इसका पहला सवाल हमने कर लिया। इसके बाद जस्ट हम तीसरा प्रश्न इसका हल करेंगे, जिसके अंदर आपको पाई के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि पाई है वो किस प्रकार अप्रीमेय संख्या है। प्रश्न क्या है हमारे पास? पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c upon d। यानी पाई है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई बराबर c/d। यानी साधारण शब्दों में मैं इसको लिखूं तो परिधि बटे में व्यास।
पाई है वो क्या है, परिधि और व्यास का अनुपात है। ये तीसरा प्रश्न है कि पाई है वो परिधि और व्यास का अनुपात है, यानी परिधि बटे व्यास। तो परिधि बटे व्यास यानी सी बटे डी ऐसे लिख दिया इसमें, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर। तो ये तो क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो फिर अपरिमेय संख्या कैसे है? और वास्तव में पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न ये है कि क्या पाई है वो अपरिमेय संख्या है, कैसे? तो पाई अपरिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। चूंकि किसी भी भौतिक उपकरण के द्वारा न तो वृत्त की परिधि और न ही वृत्त के व्यास को ठीक ठीक मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। अतः दो अपरिमेय, या इसको कह सकते हैं जो निश्चित नहीं है, दो अपरिमेय या जो निश्चित नहीं, यानी दो अनिश्चित राशियों का अनुपात है। ये दो अनिश्चित राशियों का अनुपात होने के कारण पाई क्या है, अपरिमेय है। कोई भी ऐसा भौतिक उपकरण नहीं है जिससे हम वृत्त की परिधि को ठीक ठीक नाप सकें और व्यास को ठीक ठीक नाप सकें। तो अगर ये दोनों यही परिमित नहीं है, तो दो परिमित दोनों राशियां अपरिमित है, तो इनका अनुपात भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इस प्रकार पाई अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। सवालों को हल करने के लिए हम पाई को 22/7 लिख देते हैं। तो ये 22/7 है वो तो क्या है, परिमेय है, लेकिन ये पाई का पूरा मान नहीं होता। पाई का ये पूरा मान नहीं होता। गणितीय गणनाओं को सरलता से करने के लिए हमने पाई को 22/7 लिखना प्रारंभ कर दिया। लगभग ये हमें उस वैल्यू तक पहुंचा देता है, लेकिन ये पूरा मान नहीं है। इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय है। अगर इसको हम 22/7 लिख देते हैं तब ये परिमेय होता है। क्योंकि ये इसका पूरा मान नहीं है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन इसका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन दी, उनको सिंप्लीफाई करनी है। एक आदि मैं एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करवा देता हूँ, बाकी आप स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, जिसमें केवल जो आपके बीजीय सर्व समीकरण हैं उनका प्रयोग करके आप इनको हल कर सकते हैं, साधारण गुणा करके भी हल कर सकते हैं। जैसे 3 + √3 मल्टीप्लाई में इसके है 2 + √2। तो 3 + √3, 2 + √2, दो संख्याएं यहाँ पर है और दो यहाँ पर है। इन दोनों का गुणा इन दोनों से करना है। तो गुणा करने का आसान तरीका आप क्या करोगे, पहले इस एक संख्या को लिखो, मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट लिख लोगे 2 + √2, बीच में प्लस का निशान है। अब इस संख्या को यहाँ रखेंगे √3, मल्टीप्लाई में 2 + √2। तो 3 का अंदर गुणा करेंगे, देखो 3 2 6, 3 का √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2, क्योंकि लाइक टर्म है वही गुणा होती है। या √2 को यदि आप x के रूप में मानोगे तो अगर 3 का x से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 3x आएगा। उसी प्रकार 3 का √2 से गुणा किया तो 3 √2। सेम वे से ये √3 को 2 से गुणा करोगे तो वही 2 √3। √3 का √2 से गुणा करेंगे तो √ के अंदर दोनों संख्याएं गुणा हो जाएगी। 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जुड़ने वाली कोई टर्म नहीं है, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि ये 3 √2 है, ये 2 √3 है, तो समान टर्म कोई है नहीं, तो इसका यही रिजल्ट आ जाएगा। एक इसमें और देखते हैं प्रश्न। तीन + √3, 3 - √3,
3। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट सरल समीकरण बन गई, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऊपर वाले प्रश्न की तरह आप गुणा करोगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमें 9th स्टैंडर्ड तक ये सरल समीकरणों का पता होना चाहिए, तो यही उपयोग करेंगे हम। a प्लस बी, a की जगह √3 है और b की जगह a की जगह 3 है और b की जगह √3 है, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √3 का स्क्वायर। अब जब हम √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आई, 3 गुणा 3 यानी ब्रैकेट में √ के अंदर 9 बन गया, और 9 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है 3, तो ये 3 का स्क्वायर 9 गया और √3 का स्क्वायर इस हिसाब से क्या हुआ 3, तो -3 बराबर में क्या आया 6। इस प्रकार आप सभी जो एक्सप्रेशन है उनको हल कर सकते हो। आगे इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। रेशनाइल द डेनोमिनेटर्स, यानी जो डेनोमिनेटर्स है उनको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करना है। तो कोई अगर अपरिमेय संख्या है तो उसका हम परिमेयकरण नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ये संख्या है 1/√7, तो इसका हर अपरिमेय है हमारे पास, तो प्रश्न यही है कि हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी हर का आप परिमेयकरण कर सकते हो। हर यहाँ अपरिमेय नहीं रहना चाहिए। अब देखो यहाँ अंश तो परिमेय है और हर अपरिमेय, और पूरी संख्या क्या है अपरिमेय, तो हर को हम क्या कर सकते हैं परिमेय कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी संख्या है जिसमें हर में केवल एक ही डिजिट है, इस प्रकार जैसे 1/√a हम कह सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपको ऊपर नीचे √ac, यानी उसी संख्या से ऊपर नीचे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं। इस संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। √7 का 1 से मल्टीप्लाई किया 7, और √7 का √7 से किया तो √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर अभी जैसे मैंने बताया था आपको, √3 का स्क्वायर 3 आया, √7 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 7, √7/7। तो यहाँ हर क्या बन गया, अब परिमेय बन गया, तो हर का क्या हो गया ये परिमेयकरण हो गया। इसी प्रकार अगर प्रश्न इस तरह का हो जिसमें हर ये हो √7 माइनस √6, तो अगर बट्टे के अंदर इस तरह से जोड़ या घटाव के अंदर परिमेय या अपरिमेय संख्याएं हो, तो उसका परिमेयकरण करने का फिक्स तरीका है, आपको क्या करना है विपरीत निशान से। यहाँ √7 माइनस √6 है, तो इसका विपरीत निशान क्या हुआ √7 प्लस √6 बीच के अंदर, यानी कि ये पूरा ही माइनस, विपरीत निशान केवल यहाँ पर √7 प्लस √6। इसी प्रकार अगर यहाँ प्लस का होता तो हम किससे ऊपर नीचे गुणा करते, माइनस का निशान बीच में होना चाहिए, उससे गुणा करते, तो आपको निश्चित रूप से हर आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा अपरिमेय। हम इसका सरल समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास a प्लस बी है तो हम a माइनस बी से गुणा करते हैं, और a माइनस बी है तो a प्लस बी से गुणा करते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे को मिलता है, जिससे दोनों संख्याओं के ऊपर से करणीय चिन्ह हट जाएगा और परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऊपर तो 1 से गुणा करोगे तो ये की यही संख्या आ जाएगी, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये √7 प्लस √6, नीचे √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, बीच में माइनस है, तो √7 प्लस √6 बटे में क्या आया 1। इस प्रकार से आप सारे प्रश्न इसके हल कर सकते हो। प्रश्न वाला 1.6 के अंदर साधारण से घातांकों के प्रश्न है। वैसे हमने कक्षा 8 के अंदर विस्तृत रूप से घातांक पढ़ी हुई है, फिर भी थोड़े से मैं घातांक नियम आपको स्पष्ट करके फिर एक एक प्रश्न इसके हल करवाता हूँ। a की m गुणा a की n, तो उनको हम
ए की एम गुणा ए की एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की एम प्लस एन। यानी यदि ये ए है यहाँ पर आधार और ये है घातें, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है गुणा करने पर। ए की एम के अंदर यदि हम ए की एन का भाग दे रहे हैं तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी प्रकार अगर नीचे घात माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ए की माइनस है तो ऊपर प्लस की होगी। इसी प्रकार अगर नीचे आएगी, ऊपर माइनस की है तो नीचे प्लस की, ऊपर प्लस की है तो नीचे बटे में आने पर माइनस की हो जाती है। ए की भी एम है और बी की भी एम है तो गुणा करने पर ये हो जाती है ए बी की एम। ये कुछ साधारण नियम है घातों के, बाकी हम प्रश्न को हल करेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि ए की एम है ऊपर एन है, यानी ए की घात एम और इनकी घात एन, तो इसको लिख सकते हैं हम ए की एम गुणा में एन। प्रश्न दिया हुआ है 64 की घात 1/2, इसको सरल करना है, फाइंड करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो 64 के पहले क्या करोगे आप, अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। अभाज्य गुणनखंड करोगे 64 के तो क्या बनेंगे, 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1, यानी 2 कितनी बार, 6 बार। 2 कितनी बार, 6 बार, और ऊपर ये 1/2। 1 2 3 4 5 6, 2 की घात कितनी बनी, 6, और ऊपर क्या है 1/2। यहाँ से घातांक नियम देखो, ए की एम की एन, इसको लिख सकते हैं हम ए की एम गुणा एन, यानी 2 की 6 गुणा 1/2, तो ये 2 3 6, 2 की बनी 3, 2 की 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, कुल मिला के क्या है हमारे पास 8। इसी प्रकार 9 की घात यहाँ पे क्या दी हुई है, 3/2, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, और ऊपर घात कितनी है 3/2, 3 गुणा 3 यानी 3 की घात कितनी हुई 2, और ऊपर ये कितनी है 3/2, तो 3 की घात 2, एम एन यानी एम गुणा एन बन जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आ गई 3 की घात 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27। 125 की -1/3 है, तो 125 की -1/3, अगर इसको हम प्लस की करना चाहें तो 125 की क्या आ जाएगी 1/3, 1/125 की 1/3। अब वही तरीका नीचे हल करेंगे इसको, 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5, और ऊपर है इसके 1/3, तो 1/5 की घात कितनी हो गई 3, और गुणा में 1/3, ए की एम की एन, तो ए की एम एन, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/5। इसी प्रकार इसमें छोटे छोटे प्रश्न हो रहे हैं, एक एक प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, आप स्वयं हल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न इसके अंदर आपको नहीं आए बीच में, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न संख्या लिख देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। एक आधा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का और देखते हैं। 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। पहला ही नियम है ए की एम गुणा ए की एन, तो ए की एम प्लस एन, ए की जगह यहाँ पे 2 है तो 2 की घात क्या हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5, तो 2 का तो कुछ नहीं करना, वैसे के वैसे। ऊपर हमारे पास 3 और 5 का लघुत्तम आ गया, कितना आएगा 15 आएगा, तो 3 5 15, 5 दूनी 10, और 5 तिये 15, 3 एकम 3, तो कुल मिला के आ गया 2 की घात 13/15। एक आधा प्रश्न और इसका देख लेते हैं हम, सेकंड प्रश्न ही, 1/3 की घात 3 और पूरे की घात कितनी है 7। 1/3 की घात 3 और पूरे की घात कितनी है 7 है, तो 1 की घात 7 का मतलब 1 ही हो गया, 1 की चाहे कितनी घात हो 1 ही रहेगा। 3 की 3 और ऊपर 7 है, तो 3 की 3, इसके क्या गया 7, तो 1/3 की घात 21। अब इसको 3 को 21 बार मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
एक चीज इसमें और होती है, किसी संख्या की घात अगर क्या हो, 0 हो, तो याद रखने वाली बात है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। कुल मिला के आपके 3 वीडियोस के अंदर ये जो प्रश्न वाला 1 है कक्षा 9 की, वो लगभग मैंने पूर्ण करवा दी है। बाकी दोनों जो वीडियो है पहली और दूसरी, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप तीनों वीडियोस को एक साथ देखें। अगर प्लेलिस्ट में देखना चाहें तो भी आपको तीनों वीडियोस अच्छी तरह मिल जाएगी, और पूरा आप अच्छी तरह अध्ययन करें। कोई प्रश्न अगर बीच में आपके नहीं समझ में आए, कोई प्रश्न जो बीच में छूटा है, तो उसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। धन्यवाद।